ग्लोबल खबरों के बाद अब रुख करते हैं बिहार का। आज भी पटना में काफी हलचल है। हम एनडीए और महागठबंधन दोनों की फाइल खोलेंगे। इन फाइलों में आपके लिए बड़े विस्फोटक अपडेट्स हैं, मिस मत करिएगा। सबसे पहले आरजेडी खेमे में चलते हैं, जो इन दिनों पारिवारिक चप्पल कांड के चलते काफी चर्चा में हैं। रोहिणी समेत लालू यादव की 4 बेटियों के घर छोड़ने के बाद आज आरजेडी विधायक दल की बैठक हुई। यह मीटिंग पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर हुई, जिसमें जीते हुए विधायकों के साथ हारे हुए उम्मीदवार मौजूद रहे। इनके अलावा सांसद और पार्टी के बड़े नेता शरीक हुए। लालू यादव और राबड़ी देवी की मौजूदगी में यह मीटिंग हुई है। पारिवारिक विवाद के बीच हुई इस मीटिंग से 3 बड़े अपडेट निकल कर आए हैं। नंबर 1, तेजस्वी यादव को आरजेडी विधायक दल का नेता चुना गया है। दूसरी बात, तेजस्वी यादव को आरजेडी संगठन में जरूरी बदलाव करने का अधिकार दिया गया है। पॉइंट नंबर 3, लालू यादव ने कहा कि तेजस्वी ने पार्टी को आगे बढ़ाया है, आगे भी वही काम करेंगे। इस बैठक में जाने के लिए लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती एक साथ आवास से निकले। जाहिर है तेजस्वी अपने विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं, जनता और मीडिया को यह मैसेज देना चाहते हैं कि परिवार में ऑल इज वेल। फिलहाल यह कहा जा सकता है कि परिवार में तेजस्वी को लेकर भले ही मतभेद हैं, लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और पार्टी के लोगों में उनके नेतृत्व पर कोई मतभेद नहीं है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने विधायकों को संबोधित किया। तेजस्वी ने कहा कि जो परिणाम आए हैं उसकी दूर दूर तक उम्मीद नहीं थी। एक सीट का फीडबैक लिया गया है। कम अंतर से हारी हुई सीटों की भी जानकारी ली गई है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी और वोटरों को लेकर कोई शिकायत या सबूत है तो उसे आगे बढ़ाया जाएगा। तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल विधायक दल का नेता चुन लिया गया। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि हम स्वतंत्र तौर पर हम इन्हें काम करने की छूट देते हैं और किसी प्रकार का बाह्य या आंतरिक, घर या बाहर कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पार्टी के अंदर तेजस्वी की मजबूती बरकरार है, लेकिन परिवार में बिखराव वो रोक नहीं पा रहे हैं। रोहिणी आचार्य के बाद रविवार को ही 3 और बहनें रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव भी दिल्ली आ गईं। अब पटना में लालू यादव, राबड़ी देवी, उनकी बेटी, बड़ी बेटी मीसा और तेजस्वी हैं। तेज प्रताप पहले ही परिवार और पार्टी से बेदखल चल रहे हैं। घरेलू विवाद के पीछे तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत खान को वजह बताया जा रहा है। शनिवार से ही इस मुद्दे पर आया राजनीतिक तूफान थम नहीं रहा है। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे, इंक्वायरी की जरूरत हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। अगर गलत बात अगर बोला है तो ये गलत है। वो घर का बेटी है, भगनी भी है। कोई भी अगर कोई बात बोला है तो उसको मैं गलत ठहराता हूँ। देखिए, परिवारवादी पार्टियों में ऐसे कुरुक्षेत्र के दृश्य आपको मिलेंगे और तेजस्वी यादव का जो दम्भ और अहंकार है वो परिवार को बांध नहीं पाए। जब कोई पार्टी परिवार की पार्टी हो जाती है, आज इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी और संजय गांधी के परिवार तो बिखर ही गए। उसी ढंग से परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया। तेजस्वी जी को, उन जयचंद और मान सिंह को परिवार में दखल नहीं दिलाना चाहिए और ये तेजस्वी जी की जिम्मेदारी है कि परिवार को कैसे एक किया जाए। परिवार को कभी नहीं टूटने देना चाहिए। देखिए, अब आत्ममंथन का वक्त आ चुका है, तो एक नए मंथन के बारे में बताते हैं। बड़ा मंथन भी है और चिंतन भी है। आरजेडी अभी परिवार के साथ सहयोगी कांग्रेस के टारगेट पर भी है। सूत्र जो बता रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने मौका देखकर छक्का मार दिया, यानी आरजेडी को बिहार में मिली शर्मनाक हार का खलनायक माना जा रहा है। नतीजे को लेकर कांग्रेस आलाकमान ने शुरुआती समीक्षा की है। हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत को पता चला है कि कांग्रेस का मानना है कि आरजेडी ने सीट बंटवारे में मनमानी की और खराब सीटें दी हैं।
9 सीटों पर फ्रेंडली फाइट नुकसान की बड़ी वजह रही है। 23 सीटें कांग्रेस को ऐसी मिली जो लंबे वक्त से महागठबंधन ने जीती ही नहीं थी, जबकि 15 सीटें ऐसी थीं जहां पिछले कई चुनाव से महागठबंधन सिर्फ एक बार जीत पाया है। यानी कांग्रेस को सिर्फ 14 जिताऊ सीटें ही मिली, जिनमें वो 6 पर कामयाब रही। बिहार में कांग्रेस कुल 61 सीटों पर मतदान में थी। कांग्रेस का यह भी मानना है कि तेजस्वी को सीएम चेहरा घोषित करने से मुकेश सहनी की डिप्टी सीएम की मांग भी पूरी करनी पड़ी, जो भारी पड़ गया। मुस्लिमों में इसका नकारात्मक असर दिखा, जिसका फायदा ओवैसी और जेडीयू को मिला। साथ ही दलित और सवर्ण मतदाताओं का भी इससे नुकसान हुआ है। नीतीश के चेहरे के सामने तेजस्वी नहीं टिक पाए, जिसका खामियाजा पूरे महागठबंधन को उठाना पड़ा। सीएम बनने की चाहत पाले तेजस्वी 5 साल लगातार प्रचार प्रसार से दूर रहे। आखिरी वक्त में घोषणाएं करने का लाभ नहीं मिला। सूत्रों के मुताबिक शुरुआती समीक्षा के बाद कांग्रेस अब बिहार चुनाव में वोट चोरी और एसआईआर में गड़बड़ी के आंकड़े जल्द जुटाकर जनता और मीडिया के सामने रखेगी। लालू और तेजस्वी यादव से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की फोन पर बात हुई। इसके बाद कांग्रेस आलाकमान इंडिया ब्लॉक के बाकी दलों से संपर्क कर रहा है। दिसंबर की शुरुआत में रामलीला मैदान में इसी मुद्दे पर बड़ी रैली का आयोजन संभव है, जिसमें घटक दलों को भी बुलाया जाएगा। खैर, एक तरफ महागठबंधन खेमे में खलबली मची है, तो दूसरी तरफ नई सरकार बनाने की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। आज एनडीए सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक हुई, जो सिर्फ 10 मिनट चली। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विधानसभा भंग करने की सिफारिश करने के लिए अधिकृत किया गया। सीएम ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की और उन्हें कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि 19 नवंबर को नीतीश अपना इस्तीफा सौंपेंगे। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को बताया कि विधानसभा 19 नवंबर को भंग मानी जाएगी और उसी दिन से नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होगी। आपको बता दें कि मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर तक है। एनडीए को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो इतनी भारी सफलता मिली है, जो प्रचंड बहुमत मिला है, इसके लिए मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी विश्वकर्मा के रूप में बिहार को जो विकसित बिहार बनाने के लिए एक मजबूत नींव तैयार किए हैं, मजबूत इमारत के लिए निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में जब आएंगे तो हर बिहारी गौरवान्वित होगा। सरकार गठन से पहले मंत्रिमंडल को लेकर भी मंथन चल रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए के सहयोगी दलों ने बीजेपी नेतृत्व को मंत्री पद और मंत्रालयों को लेकर अपनी मांग और पसंद बता दी। बीजेपी नेतृत्व ने सहयोगियों से कहा कि जीती हुई सीटों के अनुपात में मंत्रिमंडल में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बीजेपी ने यह भी कहा है कि मंत्रिमंडल गठन के साथ मंत्रालय बंटवारे में सहयोगियों की भावनाओं और गठबंधन धर्म का पालन होगा। बीजेपी ने सहयोगियों को कहा है कि जो नाम मंत्री के लिए भेजे जाएं, उनमें जाति समीकरण और सामाजिक प्रतिनिधित्व का भी ध्यान रखा जाए, ताकि सभी वर्गों की भागीदारी हो सके। सहयोगी दलों के साथ पहले राउंड की मीटिंग हो चुकी है, दूसरे और फाइनल राउंड का दौर भी शुरू है। पटना में 19 नवंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। सुबह 10 बजे पार्टी के पटना कार्यालय में मीटिंग होगी। इसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाएगा। लेकिन एक सवाल सियासी गलियारे में ट्रेंड कर रहा है। सबका ध्यान इस बात पर टिका है, बीजेपी बिहार में अगला डिप्टी सीएम किसे बनाती है? क्या सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को पार्टी रिपीट करेगी या चेहरा कोई नया होने वाला है? सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अपने कोटे के करीब 15 मंत्री पद पर जाति, जेंडर और अन्य सामाजिक समीकरण बिठाते हुए मंत्रालय बांटने की तैयारी में है। डिप्टी सीएम को लेकर हमारे संवाददाता अमोद राय को बीजेपी खेमे से कुछ इनसाइड जानकारी मिली है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार एक डिप्टी सीएम अति पिछड़ा वर्ग और एक महिला कोटे से बनाया जा सकता है। बीजेपी खेमे में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को दोबारा उप मुख्यमंत्री बनाने को लेकर संशय है। हालांकि दोनों अपने अपने स्तर पर खुद को डिप्टी सीएम के गेम में बनाए रखने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में विजय सिन्हा ने
आरएसएस के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारियों से मुलाकात की है, तो वहीं सम्राट चौधरी लगातार नीतीश कुमार और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। वैसे पार्टी का डिप्टी सीएम कौन होगा, इसका पता 19 तारीख को विधायक दल की बैठक में चल सकता है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अपने कोटे के मंत्रियों में सभी जातियों को समाहित करेगी। बताया जा रहा है कि 20 तारीख को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसमें पीएम मोदी भी आ सकते हैं।